इस यात्रा में लगभग पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग कवर करने वाले हैं। हम चले हैं नोएडा के सेक्टर 56 से और इस समय हम नोएडा सेक्टर 60 क्रॉस कर रहे हैं और इसी प्रकार यात्रा करते हुए देखते हैं आज शाम तक हम किस स्थान तक पहुंच पाते हैं। इस समय लगभग बज चुके हैं दिन के 12 और अभी भी हम नोएडा सेक्टर 60 क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस समय भी हम लोग नोएडा के अंदर से ही चल रहे हैं और यह जो क्षेत्र है ये इकोटेक इंडस्ट्रियल एरिया है और ये जो सब फ्लैट देख रहे हैं इन इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन सभी के फ्लैट्स हैं। यह इलाका जो है गाजियाबाद का लाल कुआं क्षेत्र है जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी कंजस्टेड है। आप यहाँ के घर देखेंगे, एक घर दूसरे घर से जुड़ा हुआ होता है, दो दीवारों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। यहाँ पर आपको घरों के बीच में स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन लोग सरल सीधे मिलेंगे जो कि काम करने के लिए आए हैं अपने घर से और दूर दूर से देश के दूसरे भागों से सभी अपना ध्यान रखते हैं, काम पर काम करते हैं, इनकम करते हैं और फिर समय समय पर अपने गांव अपने देश घूमने के लिए चले जाते हैं। ये जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है ये, और इस रोड को आप ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने का रोड है और अभी भी देखिए कितना अच्छा है। जब हमारे पास ये सब एक्सप्रेसवे वगैरह नहीं होते थे तो उस समय सभी लोग बाई रोड जो कोलकाता से और बांग्लादेश से भी जो जुड़ा हुआ था वो बांग्लादेश से होते हुए शायद लोग को दिल्ली आने के लिए इसी रोड का इस्तेमाल किया करते थे और आज भी इस रोड को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा गया है और रोड के दोनों तरफ बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो यहाँ की सोसाइटी है उनका रहन सहन आप इस रोड के दोनों ओर जो घर बने हुए हैं उनको देख के आइडिया लगा सकते हैं। अभी हम लोग दादरी क्रॉस कर रहे हैं। देखिए सड़कें कितनी अच्छी है यहाँ की और इंडस्ट्री देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके इलाके में रोजगार की कमी है तो कोशिश कीजिए, अपने जो प्रतिनिधि है जो सरकार है उन पे प्रेशर बनाइए और उनसे कहिए कि हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्री लेकर आइए। अगर वो नहीं लाते हैं तो उनको आप लोग अपने जो चुनाव का समय आता है उस समय उनको बदल दीजिए। NHAI पे चलते हैं तो पेट्रोल का खर्चा तो जो लगता है, लेकिन जो ये टोल आते हैं ना बीच बीच में जहाँ फास्ट टैग से हमारे पैसे कट जाते हैं, ये जितने का आपका डीजल पेट्रोल लगता है उससे ज़्यादा का मुझे कई बार लगता है कि टोल लग जाता है। तो देखिए जो जीटी रोड है उससे चलते हुए हम पहुँचे हैं सोमना और कहते हैं कि जो फास्ट टैग वाला सिस्टम है उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखिए अगर आपके सामने जो गाड़ी है उनके पास फास्ट टैग वाला सिस्टम नहीं है तो आपको पीछे खड़े होके इंतज़ार करना पड़ सकता है, जैसा हम इस वक्त कर रहे हैं। हमारा तो पैसा कट गया फास्ट टैग से और हमको वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन सामने वाले यात्री का अगर फास्ट टैग नहीं रहेगा तो वेट करना पड़ सकता है। तो जैसा मैं कह रहा था आपसे कि गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं अपनी वाली से तो गाड़ी के भी पैसे आपके और डीजल पेट्रोल का भी पैसा आपका लगेगा और साथ ही साथ रास्ते में जितने का डीजल पेट्रोल लगभग उतने का ही टोल इस समय इंडिया में लग जाता है। जीटी रोड से अगर हम जाएंगे तो बीच बीच में जो फ्यूल की समस्या है वो हमें नहीं आ सकती। तो अभी तो हम अलीगढ़ भी नहीं पहुंचे हैं, लगभग 20 किलोमीटर अभी अलीगढ़ है और इसी बीच में लगभग 4-5 CNG पंप मैंने रास्ते में देखा है। मतलब मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरी नज़र पड़ती है तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ CNG पंप है। तो मैं श्योर हूँ कि अलीगढ़ आते आते भी मैंने अभी तक 4 से लेकर के 5 CNG पंप देख लिया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सारी बिल्डिंगें जो है अलीगढ़ की हैं। अलीगढ़ जैसा कि मैंने बताया काफ़ी पुराना शहर है, आपने इतिहास में भी इसका नाम कई बार सुना होगा और ये काफ़ी बड़ा भी है। ये बाईपास से अलीगढ़ का दृश्य है, काफ़ी सुंदर मुझे लग रहा है, साफ़ सुथरे मकान बने हुए हैं। मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि इधर के जो भी घर बनते हैं उत्तर प्रदेश में या दिल्ली NCR में तो घरों के बीच में स्पेस नहीं देते ये लोग, तो यहाँ पर भी मुझे उसी प्रकार दिखाई देता है। जो भी घर दिख रहे हैं दो घरों के बीच में, दो दीवारों के बीच में कोई भी स्पेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रोड के पास
जितनी भी आपको दुकानें मिलेंगी, ये सारी जो दुकानें हैं ये बड़े स्तर की दुकानें हैं। अगर मैं वहाँ पर गया था बिहार घूमने के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने देखा था रोड साइड में जितनी दुकानें होती हैं वो सारी दुकानें छोटे लेवल की दुकानें नहीं होती हैं। सभी लोग बड़े स्तर का बिजनेस कर रहे हैं। देखिए रोड के उस पार भी आप देखेंगे अगर दिख जाए तो सारी दुकानें जो हैं बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगी आपको। जो खोमचे होते हैं, जो टीन टप्पर और प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, टेम्परेरी रोड के साइड में कब्जा करके जो बनाया जाता है, यहाँ पर आपको दूर दूर तक आपको खाली सड़क दिखाई देगा, या दुकानें आएंगी तो बड़े स्तर की आएंगी, छोटे लेवल का कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हाईवे से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, तो आपको डीजल पेट्रोल से ज़्यादा आपको टोल देना पड़ेगा। इतनी सी दूरी में अलीगढ़ क्रॉस करते करते नोएडा से हमको 3 बार फास्टैग के ज़रिए टोल देना पड़ा है। अब टोटल कितना टोल हमको लग जाएगा फाइनली, वो आखिरी में हो सकेगा तो मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। मार्च के महीने में इस हाईवे के आसपास जब मैं गुजर रहा हूँ तो मुझे आम के बगीचे दिख रहे हैं और आम के फूल काफ़ी लगे हुए हैं। इस साल 2026 में आम बहुत अच्छी संख्या में आने वाला है, और साथ ही साथ गेहूं के खेत भी दिख रहे हैं। कुछ गेहूं के खेत में तो गेहूं पक गए हैं या कुछ पकने वाले हैं। तो आम का फूल और जो गेहूं का खेत है जिसमें गेहूं पकने वाला है, वो दोनों का कलर एक जैसा येलो येलो होके बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे कस्बे आ रहे हैं, और कस्बों के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, और रोड के पास जो छोटे कस्बे आ रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे, सुंदर, बिल्कुल गंदगी से फ्री इस प्रकार से आ रहे हैं जैसे हमारा जो नया भारत कहा जाता है। एकदम आप देख पाएंगे कि हमारा नया भारत साफ़ सुथरा, सुंदर, और विकास कार्य बहुत तेज़ी से होता हुआ आप इस हाईवे से गुजरते हुए अपनी आँखों से देख पाएंगे, और अपने भीतर उन चीज़ों को, भारत की शक्ति को महसूस भी कर पाएंगे, जैसा कि मैं इस समय कर रहा हूं। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप मेरे कैमरे के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। एक और टोल प्लाज़ा आ गया है और इसका नाम है आशपुर टोल प्लाज़ा। तो देखिए जितने टोल प्लाज़ा पड़ेंगे हमको गोरखपुर तक पहुंचने में, तो सारे टोल प्लाज़ा मैं आपको दिखाता ले जाऊंगा, और लास्ट में हम चेक करेंगे कि हमारा फ्यूल कितने का लगा था और हमारा टोल कितने का लग गया है। सड़क का मज़ा लीजिए और टोल देते हुए आगे बढ़ते रहिए, और जो देश की उपलब्धि है उसको अपने आँखों से देखिए। इस वक्त हम जीटी रोड पर चलते हुए कन्नौज के आसपास पहुंच चुके हैं। मैंने जैसा पहले आपसे कहा था कि इस रोड पर फ्यूल से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल स्टेशंस बहुत मिलेंगे आपको, चाहे डीजल लेना हो, पेट्रोल लेना हो, या लेना हो आपको सीएनजी। परंतु एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस रोड पर ढाबे वगैरह बहुत कम हैं या ना के बराबर हैं। जो भी हैं छोटा मोटा एक आध कहीं रास्ते में मिल रहा है, वहाँ सिर्फ जो पैक किया हुआ नमकीन या बिस्किट का पैकेट है वही मिल रहा है। और काफ़ी समय से हम इस रोड पर चल रहे हैं, हमें अभी तक भी खाने के लिए इस रोड पर कुछ अच्छा मिला नहीं है। फाइनली जीटी रोड पर हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, और हमने फिर रूट चेंज करके जो कनेक्टिंग रोड है उसके ज़रिए हम लोग आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर। और जहाँ से हमने एंट्री की है वहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 1 घंटा और 40 मिनट की यात्रा हमें इस रोड पर करना है, जो कि लगभग हमें 140 किलोमीटर के आसपास का ही सफ़र दिखा रहा है। और इसके लिए हमको पे करना पड़ेगा टोल टैक्स के रूप में 290 रुपये, 290 रुपीज़ का टोल हमें यहाँ पर पे करना होगा। देखिए ये है शाम के समय का हमारा एक्सप्रेस वे, और इस पे ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। जीटी रोड पे गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं थी। इस पर आप देख सकते हैं आगे कई सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, और कई सारी गाड़ियाँ हमें ओवरटेक करते हुए भी आगे की तरफ निकल रही हैं। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जो हम चढ़े थे वहाँ से
बाहर निकलने का समय आ गया है। जो 290 रुपये का हमारा टोल कटना है इसी जगह कटेगा। ETC, कैश लेन, ओवरसाइज व्हीकल आप देख सकते हैं, ये सब गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं और फास्ट टैग आपके पास होना चाहिए बस, और आप यहाँ से अपना 290 रुपये पे करते हुए बाहर निकल जाएंगे। अभी भी ये दिखा रहा है कि हमारे को 20 किलोमीटर और आगे जाना है जहाँ हम रात में स्टे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए किस तेज़ी के साथ हम यहाँ से फास्ट टैग के द्वारा पे करते हुए निकल जाएंगे और हम एंटर कर जाएंगे लखनऊ शहर के अंदर, और शहर के अंदर प्रवेश करेंगे। आज की रात हम यहीं बिताएंगे और आपको एक बहुत अच्छी जगह दिखाएंगे जो पहले लखनऊ के अंदर नहीं हुआ करता था रुकने के लिए। पहली बार हम लोग वहाँ रुकने जा रहे हैं और बिल्कुल नया वो लोगों के रुकने का स्थान बनाया गया है। और उस स्थान पर रुकने के लिए मैंने गूगल मैप में से ढूंढ करके उनको फ़ोन किया था, रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला हमारा बिल्कुल नया नया ये बना है और 1 ही महीना हुआ है, फिर भी आप आइए हमारे साथ, आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और भोजन के लिए भी हमने बोल दिया है, रात्रि का भोजन भी वो हमारे लिए तैयार करके रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस समय हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं और रात के लगभग 10:30 बजे हैं और हम एक आश्रम में आकर रुके हैं। इस आश्रम के बारे में आप सभी जानते हैं, ये सनातन धर्म के सेवा में तत्पर आश्रम है। इसका नाम है भारत सेवा आश्रम, जिसका कि हेड ऑफिस कोलकाता के बालीगंज में है। और लखनऊ में ये नया आश्रम बना है, मात्र 30 दिन ही हुए हैं इसका उद्घाटन हुए, और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही हमें रुकने की अनुमति मिल गई है। तो लखनऊ में आज की रात हम इसी आश्रम में बिताने वाले हैं। मैं थोड़ी जानकारी और आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई थी हमारे लिए और भोजन का मूल्य था केवल मात्र 60 रुपये प्रति मील या प्रति थाली, और प्रति व्यक्ति भी कह सकते हैं, भरपेट खाना मिला था हमको। और जिस रूम में हम रुके हुए हैं उस रूम का किराया हमको देना होगा 24 घंटे के लिए 800 रुपये। लखनऊ के मानक नगर रेलवे स्टेशन से आप सभी का स्वागत है। सामने देखिए मानक नगर रेलवे स्टेशन के आसपास एक लोकल ट्रेन इस समय रुकी हुई है, और राइट साइड में जो 400-500 मीटर की दूरी पे रोशनी आती हुई देख रहे हैं, गाड़ी आ रही है, वहीं से ही वो स्टेशन का एंट्रेंस है। और इस मानक नगर स्टेशन के पास ही हम लोग रुके थे भारत सेवाश्रम संघ में, जो कि बंगाली लोगों की एक संस्था है कोलकाता से। और मेरे कैमरे के स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं, गेट खोलकर हमें बाहर जाने की अनुमति देते हुए, और स्वयं अब भीतर जा रहे हैं। यह जो भारत सेवाश्रम संघ का लखनऊ का हमारा ब्रांच है, जिसमें लिखा है ब्रांच ऑफिस 172 समर विहार लखनऊ 226005, यहाँ पर हमने आज रात्रि विश्राम किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नया एक्सपीरियंस है भारत सेवाश्रम लखनऊ में रुकने का, वो हमारा कैसा रहा। जो खाना था 60 रुपये मील, तो उसमें अच्छा बुरा ढूंढना तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो हाइजेनिक था या नहीं था इस बारे में ना तो हमने देखा है, क्योंकि हमारे सामने वो बना नहीं था। और 60 रुपये में क्या ही हमको दिया होगा। फिर भी हम उस समय भूखे थे, पूरे दिन भर GT रोड पे चलते हुए आए थे कार में, खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, तो हमें उस समय वो स्वादिष्ट ही लगा। जहाँ तक रूम की बात है, जो 800 रुपये में हमें मिला, तो वो रूम अगर किसी को मुफ्त में भी दे दिया जाए तो उसमें रहना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसमें 800 रुपये दे कर रह कर आए हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि मुफ्त में भी क्यों नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें जो तकिया और चादर आदि हमको दिया गया था, वो जो रेलवे में हज़ारों बार यूज़ करने के बाद रेलवे वाले रिजेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं शायद वो, तो उन चादरों को वो खरीद कर लाए थे या दान में इनको मिल गया था, मालूम नहीं। बिल्कुल गंदा पंदा आप देख सकते हैं। ये सब कुछ उन्होंने हमारे को बिस्तर के रूप में दिया था, हमें उसमें सोना था। दूसरी बात ये है कि जो गद्दे वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब कुछ भी बहुत ही लो क्वालिटी का, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का। साधारण जो गरीब आदमी भी होता है वो भी अपने घरों में इन चीज़ों का शायद इस्तेमाल नहीं करता होगा जो इन्होंने हमको दिया। उसके बाद यहाँ पर जो बाथरूम है उसमें पानी नहीं आ रहा था। जो फर्श है यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया गया होगा, जब से ये रूम जितना भी बन के रखा है, यहाँ पे कभी भी साफ़ सफाई आदि नहीं किया गया है।
उसके अलावा जब हम थके हारे आए और सोने की तैयारी करने लगे और हम सो गए, उसके बाद नींद खुली तो मैंने देखा सैकड़ों मच्छर हम लोगों को काट रहे हैं और कितने मच्छरों ने तो हमारा खून चूस लिया है, वो उड़ नहीं पा रहे हैं और फर्श पर पड़े हुए हैं। तो हमको इतना जो मच्छर है यहाँ पर, इतना मच्छर होने के बावजूद भी मच्छर से बचने के लिए किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं दिया गया। ना तो कोई मच्छरदानी थी वहाँ पर और ना ही किसी प्रकार का ऑल आउट वगैरह यहाँ पर हमको दिया गया था। बस पैसा मिल रहा है, जैसा भी गंदा पंदा रूम है, जैसा भी आधा अधूरा रूम है, जैसा भी है दे दीजिए और जो आए हैं यात्री उनसे पैसा ले लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हमारा टोल कट जाएगा। सामने जो आप हल्की सी रोशनी देख रहे हैं भगवा कलर में, वो सूरज जो है निकलने की कोशिश कर रहे हैं कोहरे को चीरते हुए। बिल्कुल हल्का सा मेरे को आंखों से दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए मार्च के महीने में भी पूर्वांचल के क्षेत्र में इस समय कोहरा छाया हुआ है। यह है रिफ़्रेशमेंट एंड कन्वीनियंस सेंटर। यहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिल क्या रहा है? यहाँ पे मिल रहा है टोटल जंक फूड और बहुत ही कॉस्टली है। पहले तो 1 लीटर पानी हमने यहाँ से लिया है 30 रुपए का मिला। उसके बाद जो भी जंक फूड है, जैसे ब्रेड पकोड़े हैं या रेडीमेड पकोड़े हैं, तमाम तरह की रेडीमेड खाने की चीज़ें और चाय और स्वीट्स भी उपलब्ध हैं यहाँ पर। जो रेडीमेड है आप बस पेमेंट कीजिए और ले लीजिए और खा लीजिए। टोटल जंक फूड, और वो भी दुगने तिगने दाम पर। पानी खरीदा है यहाँ से और वो मुझे 30 रुपए का मिला। वो 50-50, 60-60 रुपए में, 70-70, 80-80 रुपए में यहाँ पे पकोड़े मिल रहे हैं। पानी तो मैंने लिया यहाँ से, फिर लास्ट में जा कर के मुझे मिला दाल चावल 80 रुपए का, लगभग 100 ग्राम के आसपास उसमें दाल और चावल मिला के रहा होगा। 100 से 150 ग्राम तक हो सकता है। मतलब एक छोटा सा जो दोना होता है, उस दोने में 1 दोना दाल दिया था उन्होंने और उबला हुआ चावल लगभग 100 ग्राम के आसपास हो सकता है। ये मिला मुझे 80 रुपीज़ का, 80 रुपए का, समझ सकते हैं। इस समय बज रहे हैं दिन के 10:30 और काफ़ी समय पहले ही हमने एक्सप्रेस वे छोड़ दिया था। हम आजमगढ़ शहर के अंदर से गुजर रहे हैं। शहर के अंदर है तो इस प्रकार से जाम में फंस जाते हैं। अब हम आजमगढ़ से होते हुए देवरिया पहुंचेंगे और देवरिया पहुंच के टोटल कितना खर्चा हुआ, कितना टोल लगा, सारी जानकारी आपसे मैं शेयर करूंगा। नोएडा से जीटी रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए हम 15 घंटों का सफ़र तय करके आखिरकार पहुंच गए हैं देवरिया। और देवरिया तक पहुंचने में हमें खर्च हुआ है फ्यूल के रूप में लगभग 2600 रुपये, जिसमें सीएनजी और पेट्रोल दोनों शामिल है। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें लगा है 1370 रुपये का इसमें टोल टैक्स। हम देवरिया रहने वाले हैं, देवरिया के गांव में रहेंगे और यहाँ गांव की शादी अटेंड करेंगे। जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश, ग्राम देवकली, पोस्ट बिरजापुर, झंटौर में। पंडित जी शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ तिलक की विधि संपन्न करा रहे हैं। और इधर देखिए, यह लहलाते हुए गेहूं के खेत मानो इस शुभ अवसर के साक्षी बनकर मुस्कुरा रहे हैं। नृत्य, संगीत और हर्षोल्लास का अद्भुत संगम। दूल्हा नाच रहा है, पिता नाच रहे हैं, माता नाच रही है, बहन जीजा सभी झूम रहे हैं। गांव की कच्ची सड़कों पर, खेतों में हर ओर नृत्य हो रहा है। अब आरंभ हो रहा है श्रृंगार। दूल्हे को सजाया जा रहा है, उपटन और हल्दी हो रही है। स्नान के पश्चात अब दूल्हा सुंदर वस्त्र धारण कर रहा है और अब बारात प्रस्थान के लिए तैयार हो रही है। और रणभेड़ी बजते ही वर अपने लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ रहा है। खेतों के बीच से गुजरती जगमगाती रोशनी और बीच बीच में आतिशबाजी, पूरा दृश्य अलौकिक प्रतीत हो रहा है। अंततः हम पहुंच रहे हैं वधू के घर, जहां हमारा स्वागत रसगुल्लों से किया जा रहा है। और अब वह क्षण आ रहा है, लाज और संकोच से भरी राजकुमारी सी सुंदर वधू को
परिजन बड़े ही आदर सम्मान के साथ मंच की ओर लेकर आ रहे हैं और अब वरमाला हो रही है। वर और वधू का पावन मिलन हो रहा है, विवाह संपन्न हो रहा है। वरमाला के पश्चात मौका मिलते ही हम भी भोजन कर लेते हैं। सच कहूँ तो अब तक अच्छी खासी भूख लग चुकी है। अगली सुबह उठकर हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गोरखपुर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जो ये हमारा गोरखपुर है, जिस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ के ऊपर ही पड़ा है, वहाँ पहुँचकर हम गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये जो है ये भारत सेवाश्रम संघ का मुख्य द्वार है, जो कि गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में रात्रि विश्राम हम इसी पवित्र आश्रम में कर रहे हैं। इसी भवन के प्रथम तल पर हमें एक कक्ष प्रदान किया गया है और उसका किराया है मात्र 600 रुपये। भारत सेवाश्रम में रात्रि विश्राम करने के बाद अब हम जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ धाम की तरफ। गुरु गोरखनाथ मंदिर के अंदर अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो पार्किंग की यहाँ उचित व्यवस्था है मंदिर के अंदर ही। तो ये जो पार्किंग है इसमें 10 रुपये की पर्ची कटी है और हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है। परिसर के अंदर इस प्रकार से गाड़ी भर भर के लोग आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। मंदिर परिसर के अंदर गाड़ी लेके आने की जगह है, पार्किंग भी है। मंदिर परिसर के बाहर लाइन लगा के बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर से आप प्रसाद खरीद के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मुख्य जो बात है वो मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार का कैमरा, गैजेट इत्यादि नहीं लेकर जा सकते। तो मैं तो कैमरा लेकर आया हूँ, माइक भी है मेरे पास, तो इसे मुझे गाड़ी में रख कर आना पड़ेगा। तो गाड़ी में रख कर आऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत ढूंढने के बाद एक दुकान मिली है। प्रसाद की तो बहुत दुकानें हैं लेकिन चाय की दुकान नहीं है। कैमरा तो नहीं ले सका लेकिन मैं अपना मोबाइल लेकर आया हूँ। सभी लोग मोबाइल से यहाँ पर वीडियो ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। तो अगर आपके पास टॉप क्वालिटी मोबाइल है तो आप भी बहुत शानदार वीडियो अंदर बना सकते हैं। मंदिर के सामने ही नंदी जी महाराज अपने लक्ष्य की तरफ देखते हुए आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो इसी प्रकार नंदी महाराज के दर्शन होंगे। और नंदी महाराज के कानों में जब आप अपनी व्यथा कहेंगे या अपनी इच्छा प्रकट करेंगे तो नंदी जी महाराज भगवान तक आपकी बात पहुंचा देंगे। ऐसी हम सभी सनातनियों की मान्यता है। मंदिर परिसर के दाहिनी ओर हनुमान जी का बहुत ही सुंदर एक मंदिर बना हुआ है, जहां पर जाकर के भी आप हनुमान जी के पावन दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर की ओर पीठ करके फ़ोटो लेना मना है, ऐसा लिखा हुआ है। और ये हमारी अच्छी मान्यताएं हैं, सभी को ये मानना ही चाहिए। गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में धुना साहब नामक एक पवित्र स्थान है। मान्यता यह है कि यह अखंड धुना या अखंड ज्योति स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने त्रेता युग में प्रज्वलित किया था और तब से लेकर आज तक यह निरंतर जल रहा है। नाथ योगियों के लिए यह अग्नि तपस्या, साधना और पवित्रता का प्रतीक है। इस धुने से प्राप्त भस्म को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है, जिसे भक्त श्रद्धा से प्रसाद के रूप में माथे पर लगाते हैं। गोरखनाथ मंदिर के भीतर स्थित भीम सरोवर में बोटिंग का अनुभव पर्यटकों के लिए बहुत खास होता है। यह सरोवर काफ़ी बड़ा है और इसके चारों ओर हरियाली और मंदिर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सरोवर के किनारे ही एक सुंदर मंदिर है, जहां आप भीम की एक विशाल प्रतिमा देख सकते हैं। यहाँ भीम को विश्राम की मुद्रा में दिखाया गया है। गोरखपुर सिटी से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है हम किसी महान विशाल अरण्य में आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर है ना, दोनों तरफ से घने जंगल और बानर भी चलते हुए इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम लेफ्ट ले करके जंगल के बीच में आ गए हैं। बहुत बानर दिखाई पड़ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आप भी देख पाए। देखिए ये बानर हैं और जो वृक्ष है घने जंगलों वाला, वो आप गाड़ी के भीतर से ही मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पीछे हमने बोर्ड लिखा हुआ था, बोर्ड पे हमने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि यह जो रोड है या इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है सब कुछ हमारे गौरवशाली हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही कराया गया है। आनंद मंगल हो, धन दौलत में बढ़ोतरी हो, रोजी रोजगार में बढ़ोतरी हो,
बारी फुलवारी सदा आनंद मंगल हो। जय हो बुढ़िया माई अकबारी। जहाँ पर भी भगवान होते हैं वहाँ हिंदू धर्म का मेला लग जाता है और यहाँ पर भी हिंदू धर्म का मेला लगा हुआ है। आप यहाँ आइएगा तो मन जो है आपका नृत्य करने लगेगा। बहुत ही सुंदर श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन मंदिर का बोर्ड यहाँ से हमको दिखाई पड़ रहा है। श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन मंदिर, इसका मुख्य गेट मैं आपको एकदम करीब से दिखा रहा हूँ। लाइन लगा करके इस मंदिर में हमें जाना पड़ता है। बहुत सारी घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर भी लिखा है श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन माता का मंदिर। प्राचीन बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन प्राप्त हो गए हैं और हम मंदिर परिसर से बाहर भी आ गए हैं। जो यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर वो भोजन इत्यादि बना रहे हैं, शायद भंडारा वगैरह होगा यहाँ पर, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। बुढ़िया माता मंदिर के दर्शन कर मन में असीम शांति लिए मैं आगे बढ़ चला। रास्ते के मनोरम दृश्य को निहारते हुए मैं पहुँच गया बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर। यह है कुशीनगर का वह मुख्य द्वार जो हमें उस पावन भूमि की ओर ले जाता है जहां तथागत ने अंतिम विश्राम लिया था। दूर से ही यह मुख्य मंदिर और इसके पीछे स्थित विशाल स्तूप नीले आकाश के नीचे शांति का साक्षात प्रतीक लगते हैं। ऊंचे चबूतरे पर बना यह बेलनाकार मंदिर अपनी सादगी और दिव्यता से बरवसी मन को मोह लेता है। कुशीनगर वह स्थान है जहाँ पर आज से लगभग 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसी कारण कुशीनगर को दुनिया में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में एक माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। भले ही आज हमें बहुत सारे विदेशी पर्यटक यहाँ देखने को नहीं मिले, लेकिन सुनने को ऐसा मिलता है कि यहाँ बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। आप लोगों से वार्तालाप करते हुए मैं पहुंच गया हूं मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी, पवित्र धाम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। इस यात्रा का सबसे दिव्य अध्याय अब शुरू होने वाला है। जय श्री राम। सच कहूं तो अयोध्या धाम के प्रथम दर्शन के रोमांच से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम धर्मपथ से होते हुए बीणा चौक पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने यात्रियों को होटल दिलवाने को अपना रोजगार बना रखा। मंदिर जाना हो गाड़ी चली जाएगी। उन्हीं के माध्यम से हमें मंदिर के निकट ही एक सुंदर और बजट होटल मिल गया। अयोध्या नगरी में हमने अपनी पहली रात इसी होटल में विश्राम करते हुए बिताया। दिव्य भूमि, श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान अयोध्या से आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय हूँ सरजू जी के पवित्र तट पर। इस घाट का नाम है नया घाट और अभी अभी हमने यहाँ पर पवित्र सरजू जी के जल में डुबकी लगाकर अपने मन और बुद्धि को शुद्ध किया है। और इसी शुद्ध बुद्धि और मन के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में सब कुछ शुभ और शुभ ही हो। नया घाट से बाहर आते ही हमें दिखाई पड़ता है बीणा चौक। यह चौक अत्यंत सुंदर और भव्य है। इसका आधिकारिक नाम है लता मंगेशकर चौक और इसी लता मंगेशकर चौक के सामने ही स्थित है अयोध्या का अत्यंत प्रसिद्ध स्थल राम की पैड़ी। राम की पैड़ी पर भी श्रद्धालु स्नान करते हैं, परंतु सरयू नदी के घाट पर, जिसे हम नया घाट कहते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। राम की पैड़ी परिसर में ही स्थित है त्रेता युगकालीन नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर। हमने यहाँ भगवान शिव के पावन दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह मंदिर अयोध्या के प्राचीन और अत्यंत श्रद्धेय मंदिरों में गिना जाता है। श्री नागेश्वर नाथ जी के अद्भुत दर्शन प्राप्त हो गए हैं। दर्शन के पश्चात हम वापस अपने होटल रूम में पहुंचे और सरयू जी में स्नान करने के कारण जो हमारे वस्त्र गीले हो गए थे उन्हें होटल में ही सुखाने के लिए डाल दिए। लगभग 10 मिनट विश्राम करने के बाद हम पुनः निकल पड़े अयोध्या के एक और अत्यंत प्रसिद्ध स्थल की ओर। हम पैदल चलते हुए पहुंचे हनुमानगढ़ी। भगवान राम के दर्शन तभी हो सकते हैं जब हमें हनुमान जी का
जो है आशीर्वाद मिल जाए और उनकी अनुमति मिल जाए। ये सामने हमें दिखाई दिया श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या, श्री हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आखिरकार हनुमान जी के दरबार में हमारी हाजिरी लगने ही वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमानगढ़ी परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। लगभग 30 मिनट तक ऊर्जा से भरे हुए दर्शकों के साथ लाइन में लगने के बाद हमें अंततः प्रभु हनुमान जी के पावन दर्शन प्राप्त हुए। ये 30 मिनट मेरे जीवन के सबसे आध्यात्मिक, भावपूर्ण और ऊर्जा से भर देने वाले अनुभवों में से एक रहे। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन प्राप्त करने के बाद अब हम राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही खाली बढ़ते चले जाएंगे तो आपको अनुभव कैसे मिलेगा। राम जन्मभूमि अयोध्या की गलियां भी देखते रहिए। देखिए किस प्रकार से गली गली से होते हुए, जिन गलियों में कभी राम लक्ष्मण जी खेले थे, कभी जहां हनुमान जी विचरण करते थे, कभी जहां ठुमक चलता रामचंद्र हुआ करता था, उन सब पतली पतली गलियों से गुजरते जा रहे हैं। देखिए इन पतली गलियों से गुजरते हुए कहीं मेन रोड आएगा, मेन रोड से होते हुए हम जन्मभूमि पहुंच जाएंगे, जहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वहाँ के वृक्षों को भी देखेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार, इसी द्वार से हमें भीतर प्रवेश करना है। तो चलिए भीतर प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मार्ग से हम प्रवेश करते हैं और यहाँ से प्रवेश करते ही आप बाईं ओर देखेंगे काउंटर्स बने हुए हैं। मुझे बताया गया है कि उन काउंटर्स से हम आरती दर्शन हेतु पास ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे काफ़ी यात्री खड़े हैं, वहाँ पर आप पास ग्रहण कर सकते हैं। राम मंदिर का प्रथम जो झलक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसी के साथ ही आज तक जो हम टीवी पर देखते चले आए थे, आज हमने पहली बार अपनी आँखों से भी उसके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। जो कुछ भी यहाँ बोर्ड पे लिखा है उसको एक लाइन में समराइज़ करें तो एक ही चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने वस्त्र पहनकर आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी वस्तु आप यहाँ लेकर नहीं आ सकते। सिक्योरिटी चेक वगैरह पार करते हुए हम बिल्कुल मंदिर के द्वार के पास पहुँच गए हैं। अभी हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत सामान है, मोबाइल है, कैमरा है, जूता चप्पल है, यहाँ पर सामने देखिए लेफ़्ट साइड में इधर ये लॉकर रूम बने हुए हैं। इस लॉकर रूम में हमें सब कुछ जमा कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भव्य द्वार देखिए, कितना आनंद आ रहा है ना इसे देख करके। इस भव्य द्वार से अंदर जाकर हम फिर राम जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। राम मंदिर में भगवान राम के दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए हैं। बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई है। जैसे ही हम बाहर एग्ज़िट गेट से निकलते हैं, लॉकर से अपना सामान लेते हैं, बाहर निकलते ही देखिए क्या सुंदर दृश्य हमारे सामने उपस्थित है। यह है वो गिलहरी जिन्होंने भगवान श्री राम की मदद की थी जब भगवान श्री राम रामेश्वर से लंका जाने हेतु ब्रिज बना रहे थे। राम मंदिर देखते समय जो हमें एक दिव्य अनुभव हुआ है, जो हमें बहुत अच्छा लगा है, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। जो दिव्य अनुभव हुआ है, जैसे बहुत सारे मंदिरों में मैं जाता हूँ, ज़्यादातर मंदिरों में अगर प्रसाद मिलता भी है तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो डोनेशन दे रहे होते हैं, या फिर खरीद के हमें प्रसाद लेना पड़ता है। यहाँ पर सभी लोगों को छोटा ही सही लेकिन दिव्य प्रसाद मंदिर में दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जब आप मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं, यहाँ पर एक सीता रसोई है जहाँ पे आप निःशुल्क खिचड़ी प्रसाद ले सकते हैं, और खिचड़ी प्रसाद के साथ साथ यहाँ पे जो लोग थोड़ा थक गए होंगे उनको ORS भी दिया जा रहा है। देखिए मुझे भी मिला है ये, भले ही मैं थका नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे मिला है। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा जेस्चर है, हम लोगों को एक रखने में मदद करता है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के उपरांत उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम राम मंदिर परिसर से बाहर निकले तो दोपहर का समय हो चुका था। हमें अत्यधिक भूख लग गई थी। हमने मंदिर के निकट स्थित एक ढाबे पर दोपहर का शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त किया।
भोजन के उपरांत हम विश्राम हेतु अपने होटल लौट आए। लगभग 1 घंटे का विश्राम करने के बाद हम पुनः अयोध्या के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए पैदल ही निकल पड़े। 2 स्थान और है हमारे लिस्ट में, वहाँ जाएंगे। एक है कनक भवन और एक है दशरथ महल। दशरथ महल हनुमानगढ़ी मंदिर से केवल मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। मैं दिखाऊंगा। यहाँ से जो वह मंदिर का शिखर देख रहे हैं उसी के सामने ही हनुमानगढ़ी मंदिर है और इस हनुमानगढ़ी मंदिर से केवल मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। यह जो द्वार है देखिए कितना भव्य है, रंगीन है, रंगों से भरा हुआ है और यह त्रेता युगीन जो भगवान राम के समय का उनके अपने पिता का निवास स्थान था। यहीं पर ही भगवान राम अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ रहा करते थे। भीतर प्रवेश करने के बाद दशरथ महल में इस प्रकार का दृश्य आपके सामने उपस्थित होता है। चारों तरफ आपको रामायण पाठ होते हुए सुनाई देगा। जो यात्री हैं वो समस्त यात्री यह जो छोटा सा गेट है जिसको दशरथ जी का राजमहल कहा जाता है, इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं और उस काल को, उस समय को अनुभव करते हैं जिस काल में भगवान श्री राम महाराज दशरथ के साथ इस स्थान पर निवास किया करते थे। चलिए हम भी इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। भीतरी द्वार से प्रवेश करने के बाद हमें उस समय का जो त्रेता युगीन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के महल का दिव्य दर्शन होता है वह इस प्रकार का है। यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपना बचपन बिताया था। वर्तमान में यह एक भव्य मंदिर है और सिद्ध पीठ के रूप में यह जो है प्रसिद्ध है। यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के महल का दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। भीतर से भी जो मुख्य द्वार है बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ता है। देखिए ये भीतरी दृश्य है दशरथ महल, या इसे कहते हैं बड़ी जगह। इसका बहुत ही सुंदर दृश्य भीतर से आप देख रहे हैं और इस जगह में जो है बहुत सारे उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं और उन उत्सवों में यहाँ पर भारी संख्या में जो यात्री होते हैं वो यहाँ पर आते हैं उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। इस मंदिर के अंदर का दृश्य मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही सुंदर दृश्य है और जो कलाकृति है उसे देखकर आप मंत्रमुग्ध अवश्य होंगे। किसी भी जो राम जी से संबंधित जो हमारे पर्व होते हैं उस समय आएंगे तो यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ मिलेगी। इस जगह से अब हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे कनक महल के दर्शन के लिए। यह भवन जो आप देख रहे हैं इसे कनक भवन कहते हैं और यह बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर माता सीता को कैकेयी जी ने मुँह दिखाई के रूप में यह भवन उपहार स्वरूप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता और प्रभु श्री राम का ये जो पर्सनल निवास स्थान हुआ करता था, निजी निवास स्थान हुआ करता था। ऐसा सुनने में आया है कि त्रेता युग में बने इस सुंदर भवन को बाद में द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण ने भी इसका पुनरुद्धार कराया था और उसके बाद ओरछा की रानी वृषभानु ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था। इसका रंग देखिए, कनक का मतलब होता है सोना और सोने की तरह चमकता हुआ यह भवन बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। आज की शाम हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और इसके भीतर का दृश्य भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अंततः मैं वहां पहुंच गया हूं जहां स्वयं हमारी माता सीता प्रभु श्री राम के साथ निवास किया करती थी। यह जो कनक भवन है इसका नाम सिर्फ इसके रंग की वजह से ही नहीं पड़ा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ पर जो भी वस्तु है वो कनक के समान ही, स्वर्ण के समान ही पवित्र है, स्वर्ण के समान ही मिलावट रहित है और स्वर्ण के समान ही उज्जवल है। हमारे सनातन धर्म की चमक के आगे जो स्वर्ण के समान है, जो स्वयं सूर्य नारायण के समान है, उसके सामने दुनिया का कोई भी और रंग व्यर्थ साबित हो सकता है।
सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अगर यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने जीवन में प्रभु राम से आशीर्वाद स्वरूप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। हे भगवान, हमें भी अपने दर पर एक बार तो बुलाइए, हम भी अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को देख सकें और अपने हाथों से इन सब चीज़ों को हम स्पर्श कर सकें। देखिए किस प्रकार से भक्त यहाँ उत्साह के साथ नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो को हम कनक भवन से यहीं समाप्त करते हैं। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।